चलो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट ऑफ द टॉपिक इज एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और अपने आप में 2 क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं, मतलब 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं कई बार। तो इसको लेके चलेंगे। इंपॉर्टेंट है तो भी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा इस बार, ठीक है। तो इस बार क्या है, अब एयर पोल्यूशन क्या है पता लग ही रहा है। एयर का जो पोल्यूशन है, जैसे एयर का पोल्यूशन मतलब क्या बोलते हैं इसको, जैसे किसी भी चीज़ को पोल्यूटेंट कब बोलेंगे, किसी भी चीज़ को पोल्यूटेंट कब बोलेंगे, किसी भी चीज़ को पोल्यूटेंट कब बोलेंगे। पोल्यूशन क्रिएट होगा मतलब जब वो नुकसान करने लग जाएगी। मान लो यहाँ पे आप एग्जांपल लो, जैसे फॉर एग्जांपल CO2। आप CO2 छोड़ रहे हो, पता ही है, ऑक्सीजन ले रहे हो, CO2 छोड़ रहे हो, CO2 छोड़ रहे हो यहाँ पे। अच्छा, कोई दिक्कत हो रही है क्या आपको, कोई दिक्कत हो रही है। दिक्कत कब होगी, जब वो एयर पोल्यूटेंट हार्म करने लग जाएगा, मतलब CO2 जब हार्म करने लग जाएगी, जब वो CO2 नुकसान करने लग जाएगी तब क्या हो जाएगा, वो पोल्यूटेंट कहलाएगा। मतलब वो अपने को नुकसान कर रही है तो उसको बोलते हैं एयर पोल्यूटेंट। ज़रूरी नहीं है वो नुकसान करे एयर पोल्यूटेंट, तो हो सकता है वो एयर पोल्यूटेंट है, अपने को CO2 पता है एयर पोल्यूटेंट है, वो हो सकता है नुकसान करे, हो सकता है ना भी करे। अगर नुकसान कर रही है तो क्या बन जाएगी, वो एयर पोल्यूटेंट बन जाएगी, तो उसको एयर पोल्यूटेंट बोल देंगे। अभी कहाँ पे करती है, अब क्या होता है, जैसे प्रेजेंस ऑफ वन और मोर एयर पोल्यूटेंट या कंटेमिनेंट्स बोल सकते हो, इन सच अ कंसंट्रेशन, उसको बोल सकते हैं, एंड फॉर सच ड्यूरेशन दैट द लाइफ इन बायोस्फीयर विल बी अफेक्टेड। बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे लैंड है, जहाँ पे एयर है, जहाँ पे वाटर है, जहाँ पे बायोस्फीयर इसको बोलते हैं। जैसे अभी बना के दिखाया तो आपको, उसके ऊपर जब लाइफ इफेक्ट करती है किसी भी चीज़ से, उसको एयर पोल्यूटेंट बोल देते हैं। समझ गई बात। तो इसकी एक डेफिनेशन लिखो, स्टार्ट करते हैं इसको। चलो स्टार्ट करो। प्रेजेंस ऑफ वन और मोर एयर पोल्यूटेंट्स or contaminants in such a concentration and for such duration that the life in biosphere get affected is termed as air pollution. भाई जब तक बायोस्फीयर पे लाइफ अफेक्ट नहीं करेगी, अब जैसे ही वो अफेक्ट करती है तो क्या बन जाएगा, वो पोल्यूटेंट हो गया, और पोल्यूशन जो पोल्यूशन दे रहा है अपने को, समझ गए, एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट, इसके लिए एक सरफेस बना रहा हूँ, उस पर थोड़ा सा पूछ लेते, थिकनेस पूछने लग गया आजकल वो भी। ये बना लेना ये भी। यहाँ पे था लिथोस्फीयर, यहाँ हाइड्रोस्फीयर जो वाटर वाली है, इसको ब्लू से कर दूँ, ब्लू से ले लो। ये अंडर द ग्राउंड, इसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, जो लैंड से रिलेटेड वर्ड है लिथोस्फीयर। उसके बाद है अपना ट्रोपोस्फीयर, यहाँ जो लेयर आएगी, दिस इज ट्रोपोस्फीयर। कलर ट्रोपोस्फीयर। उसके बाद अपनी आती है
स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर एंड मेसोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर। उसके बाद आता है थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, उसके बाद एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ऐसे होता है। अब इसकी थिकनेस बता रहा हूँ अलग अलग। इसकी थिकनेस है अपना 10 से 15 किलोमीटर। इसकी है अपनी 15 के बाद जो आएगी 30 से 40, 30 से 40 किलोमीटर। इसकी है 30 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है उसके थर्मोस्फीयर है, उसके बाद है अप टू द 420 किलोमीटर, अप टू दी 420 किलोमीटर। उसके बाद इन्फिनिटी तक जाएगा, ये यहीं से इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये कुछ थिकनेस है, वो भी ध्यान रख लेना अलग अलग। और उसके बाद आता है अपना बनाना मुझे स्क्वायर, ये दिस इज दी बायोस्फीयर, इसको बायोस्फीयर बोलते हैं। ये मेरा बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर क्या होता है? जहाँ पे लैंड हो, दिस इज लिथोस्फीयर, दिस इज पानी हो, जहाँ पे ट्रोपोस्फीयर हो, जहाँ पे हम रह रहे हैं, ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। तो ट्रोपोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ये आपको जब तीनों चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं बायोस्फीयर, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। बायोस्फीयर पे लाइफ इफेक्ट कर रही है, मतलब पॉल्यूशन आपका इफेक्ट कर रहा है। जैसे कल दिवाली थी, अब दिवाली पे AQI सुना होगा आपने, AQI क्या बोलते हैं इसको? एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा हिसार का शो कर रहे थे, 391 आ रहा था, उसके बाद गाजियाबाद का था। तो अल्टीमेटली उसको क्या है, वो एयर पोल्यूटेंट हो गया ना, वो पोल्यूशन हो गया, जिससे नुकसान हो रहा है आइज़ को या नसल को, इरिटेशन हो रही है, या रेस्पिरेटरी जो नुकसान हो सकता है उसको बोलते हैं AQI। तो अलग अलग सारी पोल्यूटेंट पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, या दिखाऊंगा वैसे आज पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे मैंने बताया अभी वो पोल्यूटेंट जो अपने बायोस्फीयर पे लाइफ को इफेक्ट कर रहा है, उसको क्या बोल दिया उसको? एयर पोल्यूशन बोल दिया। उसके बाद कुछ क्वेश्चन इससे पूछ लेता है, इसकी अलग अलग थिकनेस बता रखी है। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर को बोलते हैं बायोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर की कितनी थिकनेस है? 10 से 15 किलोमीटर। उसके स्ट्रेटोस्फीयर, उसके ऊपर जो है स्ट्रेटोस्फीयर कितना? 30 से 40 किलोमीटर। मेसोस्फीयर 30 किलोमीटर। उसके बाद थर्मोस्फीयर 420 किलोमीटर तक, और उसका एक्सोस्फीयर इन्फिनिटी तक। 420 के बाद जो है वो क्या है? एक्सोस्फीयर है। तो ये सारी क्या है? हाइट नहीं है, ये क्या है? थिकनेस है, अलग अलग थिकनेस बता रखी है। तो ये नहीं है भाई, अब हाइट तो यहाँ तो रेफरेंस ही होगी, ये तो मैंने इसको रेफरेंस थोड़ी बताया, मैंने तो इसको लेयर बताई है। अगर वो हाइट होती तो वो बोलता मैं अर्थ से कितनी ऊपर है, समझ रहे, उसको हाइट बोलता। अभी अलग अलग थोड़ी है, या तो मैं इसको पूरी हाइट बताऊँ तो टोटल करके, तो मैंने अलग अलग बताया, अभी इसकी थिकनेस बता रखी है। ये आपको ध्यान रखनी है, बस नोट कर लो, इसको बना लो इसको। अब छोटे छोटे क्वेश्चन आने लग गए हैं इससे, थ्योरेटिकल पार्ट से। न्यूमेरिकल जो होता है वो भी आज कवर करा दूँगा आपको। तो मतलब ऐसे लगा लो एक क्वेश्चन इसी से आना है, समझ रहे हो? जो मैं टॉपिक शुरू किया मैंने इंट्रोडक्शन में से, एक टॉपिक इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा 1 नंबर का। ओके, चलो नेक्स्ट लिख लिया, और लिख लिया क्या? चलो नेक्स्ट। अब कहता है एयर पोल्यूटेंट की क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक डालो क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, कहता है कौन कौन से एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो पढ़ेंगे। दो टाइप के एयर पोल्यूटेंट होते हैं, दिस इज प्राइमरी सेकेंडरी। दो टाइप के एयर पोल्यूटेंट है, प्राइमरी और सेकेंडरी, दोनों ध्यान रखो भाई। चलो पहले देखते हैं प्राइमरी। प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी होता है जिसका अपने को सोर्स पता हो, समझ रहे हो, जिसका सोर्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। अब इसका एग्जांपल क्या होगा? कहता वो सारे के सारे पोल्यूटेंट्स जिसका सोर्स आपको पता हो, जैसे बर्निंग ऑफ कोयल, सोर्स क्या हो गया? कोल हो गया। जैसे वोल्केनिक इरप्शन, मतलब नेचुरली जो निकलता है, सोर्स पता है आपको कहाँ से आ रहा है, वो हो गया। तीसरा है अपना, और एग्जांपल क्या हो सकते हैं? डस्ट स्टॉर्म्स, जो डस्ट आ रहा है, ठीक है। और चौथा ऑयल इन इंडस्ट्रीज, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे इसके एग्जांपल हैं। अब ये क्या हो सकते हैं? नेचुरल भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। अच्छा, नेचुरल कौन से होंगे इसमें से? जैसे डस्ट स्टॉर्म, जैसे वोल्केनिक इरप्शन, ये सारे के सारे नेचुरली। आर्टिफिशियल कौन से होंगे? जो ऑयल इन इंडस्ट्री है या बर्निंग ऑफ कोयल है जो इंडस्ट्री के अंदर बर्न हो रहा है, तो उसको क्या बोल देंगे? ये क्या हो जाएंगे? आर्टिफिशियली हो गए। सो अलग अलग हो गए। जब प्राइमरी कौन से हो गए? जिसका अपने को सोर्स पता है। नेक्स्ट सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन से होंगे? सेकेंडरी पोल्यूटेंट वो होंगे जैसे प्राइमरी है, प्राइमरी के साथ हीट के रिस्पेक्ट में रिएक्शन होगी, उसके अंदर रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेंगे उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। ये सारी डिस्कस करने हैं अपन को, ठीक है। अब सबके एग्जांपल हैं, सारी डिटेल में पढ़ लेते हैं फटाफट से। चलो स्टार्ट करो। फर्स्ट है प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स which are being released by, सीधा लिख दूं क्या? चलो ये रहने दो, दोबारा से लिखवाता हूँ, लैंग्वेज थोड़ी सी दूसरी लिखवा देते हैं। चलो, all these pollutants which are emitted, directly from the identifiable solids, इसका सोर्स का हमें पता हो, आइदर नेचुरली और आर्टिफिशियली, are termed as primary air pollutant. Primary air pollutants. Example लिखो। Pollutants released from dust storm. Pollutant released from dust storm, volcanic eruption, और burning of coal, और ऑयल इन इंडस्ट्री, ये सारे एग्जांपल हैं इसके। देख लो इसको। ठीक है, ये सारे पोल्यूटेंट्स हो गए। अब प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट जो केमिकल टाइप्स हैं, समझ रहे हो, वो पूछता है डायरेक्ट, वो लिख लिया। अब नेक्स्ट लिखो, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं? देखो, फर्स्ट ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, कौन कौन से? SO2, SO3। SO2 क्या बोलते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। लिखो क्या? समझ जाओगे? लिख देता हूँ।
कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। नेक्स्ट सेकेंड्स है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। कार्बन में CO और CO2। CO क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये लिख लो। तीसरा है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे NO और NO2। NO क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी, एक NO क्या हो गया, नाइट्रोजन मोनोक्साइड। ठीक है क्या, तो समझ आओगे, लिख लेना अपने आप। नेक्स्ट चौथा है हाइड्रोकार्बन्स, अभी पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, हाइड्रोकार्बन्स। पांचवा सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। छठा लिखोगे H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं। आप लिखना चाहते हो लिख लो, मैं सीधा लिख रहा हूँ, H2S H2F, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। सातवां है लेड, दिस इज लेड। आठवां इट इज इथाइलिन मरकैप्टन या इथाइल मरकैप्टन। क्या होता है ये, सुना ही होगा ये तो, इथाइल मरकैप्टन एंड मिथाइल मरकैप्टन। क्या होता है ये, मरकैप्टन, ये तो सुना होगा ये तो, क्या होता है ये। जैसे एलपीजी है, वो ऑर्डरलेस होती है, अगर वो ऑर्डरलेस हो तो आपको क्या पता लगेगा लीक हो रही है, वो पता नहीं चलेगा ना, वो ऑर्डरलेस है, आग लग जाएगी पता ही नहीं चलेगा आपको, एकदम से आग लग गई। तो उसके अंदर एक गैस मिक्स करते हैं, कौन सी, इथाइल मरकैप्टन या मिथाइल मरकैप्टन, ताकि उसकी एक एक्सट्रीम स्मेल आए, ताकि पता लग जाए वो गैस लीक हो रही है। और घर में सिलेंडर है, गैस लीक होती है तो पता लग जाता है एकदम से गैस लीक हो रही है, तो इसकी वजह से होती है वो डायरेक्ट है, ये आपको पता भी होना चाहिए। मरकैप्टन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला भी बताऊँ क्या, इसका फॉर्मूला होता है C2H6S, ये फॉर्मूला है इसका, जरूरत नहीं है याद कर लो ये वाला। तो इसका फॉर्मूला है CH4S, याद करना कर लेना, ये सभी प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स है, डायरेक्ट पूछ लेगा इनमें से। अब होते तो बहुत सारे हैं, मेन लिखवा दिए, डायरेक्ट पूछ लेगा तो इसमें से पता लग जाएगा। चलो नेक्स्ट सेकेंडरी हो गया। नेक्स्ट टॉपिक डालो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स लिखो, व्हेन प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स reacts या combines with water, water vapor or with each other in the presence of sunlight, and formation of secondary air pollutants, हो गया। अल्टीमेटली एक रिएक्शन बनाऊं तो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट प्लस वाटर प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बनेगा क्या, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। हो गया। अब इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, लिख लो, द अबव रिएक्शन, ये समझ गए ना, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, लिख लेना आप अपने आप। द अबव रिएक्शन
इज नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन लिखो इसको। इसका भी यही होता है, मतलब जैसे जो प्रोसीजर तो वही सेम है, मतलब प्राइमरी है, बट इसमें क्या है, सनलाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है। नहीं ऐसा होता है, देखो प्राइमरी का सोर्स पता है हमें, सेकेंडरी का सोर्स प्राइमरी है, ठीक है, समझ गए? जो सेकेंडरी है वो डिपेंड है प्राइमरी पर। हाँ, सेकेंडरी डिपेंड करता है प्राइमरी। प्राइमरी या तो खुद रिएक्ट करके करेगा या वाटर से रिएक्ट करके आपका ये बनाएगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, मतलब लाइट के रिस्पेक्ट में होती है ये। चलो हो गया। नेक्स्ट, ये अब रिएक्शन भी हो गया। इसमें एग्जांपल लिखो, इसके एग्जांपल हैं। अब एग्जांपल किसके? सेकेंडरी पोल्यूटेंट के। फर्स्ट एग्जांपल H2SO4, क्या होता है ये? सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो पता होगा, लिखो क्या? सल्फ्यूरिक एसिड फर्स्ट। सेकंड एग्जांपल है अपना O3 ओजोन, O3 ओजोन। थर्ड है फॉर्मेल्डिहाइड, लिख लो सारे ये। हाँ जी बिल्कुल है। ओजोन दो केस में होता है, देखो अगर ये अर्थ पे है वो ज़्यादा हो जाए पोल्यूटेंट है, अगर ये स्ट्रेटोस्फीयर में है तो क्या होगा, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। ओजोन एक लेयर बना लेता है जो अपने को उससे बचाता है, किससे? लाइट से, यूवी रेज से बचाता है। वो स्ट्रेटोस्फीयर में फायदा है, नुकसान कहाँ करता है? ट्रोपोस्फीयर। अर्थ मतलब अर्थ में जहाँ पे हम रह रहे हैं, कहाँ पे? ट्रोपोस्फीयर पे। ट्रोपोस्फीयर में नुकसान करेगा, फायदा कहाँ करेगा? कहाँ करेगा? स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। ध्यान रखना, ये सवाल भी आता है, ये आपको ध्यान हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना पैन, ये भी इंपॉर्टेंट है, आगे लिख देता हूँ, लिख लिए। नेक्स्ट लिखो पैन बोलते हैं पिरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पिरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो H2SO4 कैसे, एग्जांपल बता रहा हूँ, लाइक H2SO4 कैसे बना। अच्छा, H2SO4 का सोर्स क्या हो गया? SO3 प्लस रिएक्ट किससे कर गया? H2SO4 H2O, किसकी? सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बना देगा? H2SO4। ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ये कौन सा है? प्राइमरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी कौन सा था? सल्फर ट्राइऑक्साइड, पहला बताया था आपको, यहाँ से ही बन जाएगा, समझ के बाद। नेक्स्ट है एक एग्जांपल और देख लो, जैसे नॉक्स है, नॉक्स मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या NO3 या NO2 प्लस H2O प्लस हाइड्रोकार्बन, ये रिएक्शन होती है एटमॉस्फेयर के अंदर जो बनती है ना। यहाँ से क्या क्या बनता है? यहाँ से बनता है अपना O3 प्लस फॉर्मेल्डिहाइड प्लस पैन बता दिया क्या होता है। ये सारे क्या हैं? दीज आर दी सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। और ये क्या है? नॉक्स हो गया, H2O, हाइड्रोकार्बन, ये एटमॉस्फेयर में रिएक्शन होती है, कौन से हैं? प्राइमरी। तो दीज आर दी प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, दीज आर दी सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। यहाँ पे किसके प्रेजेंट में होगा? दिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये लिख लो। हो गया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट एक टर्म लिख लो, द मिक्सचर ऑफ, ये सवाल आया कई बार, द मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फोग। सुना ना, स्मोक बोलते हैं इसको, स्मोक प्लस फोग, उसको बोलते हैं स्मोग। जैसे एक तो स्मोक मतलब पोल्यूशन, स्मोक होता है। हाँ, स्मोक और स्मोक तो ये पोल्यूशन हो गया, जो स्मोक मतलब धुआं हो गया, प्लस में फोग, दोनों मिलके क्या बनाते हैं? स्मोक बनाते हैं। इस रिएक्शन को बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। दिस इज टर्म्ड एज, ये पूछ लेता है, ये क्वेश्चन आया हुआ तभी लिखवा दिए, दिस इज टर्म्ड एज फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये लिख लो। हो गया। अब ये ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव आ जाएगा इसमें से, मतलब एक ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया आपका, एक आएगा। बेसिक है, मतलब ये जरूरी नहीं है भी बनता है इसमें से एक, कुछ ना कुछ पूछता जरूर है इसमें से। चलो नेक्स्ट, अब सेकंड ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेंगे। अब ऐसे लगा लो, इसमें ना रोज एक दो ऑब्जेक्टिव होंगे, 4-5 दिन क्लास लूंगा मैं, 2 दिन में भी खत्म करा सकता हूँ, ये सब करवाने की जरूरत नहीं है। इसमें बेसिक बताता हूँ, खत्म हो जाता। कल आपका पोल्यूटेंट्स आ जाएंगे, लैप्स रेट वगैरह, ALR एडियाबेटिक लैप्स रेट, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे।
आज सारा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। अभी कहाँ से जनरेट होता है, आजकल इसमें सवाल आने लगे और न्यूमेरिकल भी आने लग गया। अभी देखो न्यूमेरिकल कराऊंगा इसमें से। चलो नेक्स्ट टॉपिक है अपना द कंसंट्रेशन ऑफ, नोट डालो, द कंसंट्रेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट, द कंसंट्रेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स या एयर पोल्यूशन इज टर्म्ड एज एयर पोल्यूशन the concentration of air pollutants or air pollution is reported as mass or weight per unit volume. Air pollution or air pollutants is reported mass or weight per unit volume. हो गया? The reason for that pollutants are consumed per unit volume. The reason for that pollutants are consumed per unit volume, but their effect is due to mass. उसके मास से इसका इफेक्ट पता लगता है। चलो नेक्स्ट, अब किस में रिपोर्ट करते हैं इसको? पीपीएम में। पीपीएम होता है ना। अब पीपीएम क्या होता है? 1 ppm। पीपीएम किसके इक्वल है? पार्ट पर मिलियन। वहाँ बोल देते हैं, वैसे इसको आज प्रॉपर उसमें पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं 1 पार्ट पर मिलियन। अब इसका मतलब बताओ, इसका मतलब क्या हुआ? एक पार्ट, 1 पार्ट ऑफ कंसर्न्ड गैस, जिसकी भी बात कर रहे हैं हम, कंसर्न्ड पोल्यूटेंट या कंसर्न्ड गैस, लिख दूं कहीं पे? कंसर्न्ड गैस किसके अंदर? एक पार्ट ऑफ कंसर्न्ड गैस उसी यूनिट में लेंगे जिस यूनिट में नीचे वाला ले रहे हो। किसके अंदर? मिलियन के अंदर। मिलियन किसके इक्वल होता है? 10⁶ पार्ट ऑफ 10⁶ पार्ट ऑफ टोटल पोल्यूटेंट या गैस, इसमें से ले लेंगे। मतलब क्या है? जैसे 10⁶ पार्ट है जिसमें से एक पार्ट ऊपर ले लिया। जैसे वो मीटर क्यूब में भी हो सकता था, वो मिलीग्राम पर लीटर में भी हो सकता था, कोई भी यूनिट है, एक यूनिट ले लिया अपन, मैंने मान लिया मीटर क्यूब ले लिया। 1 मीटर क्यूब किसी गैस का, उसका टोटल किस में से? 10⁶ पार्ट में से। तो इसको बोलते हैं 1 पार्ट पर मिलियन। समझ गए बात? ये जैसे 10⁶ है तो इसका एक पार्ट, इसका एक पार्ट ऊपर आ जाएगा, उसी गैस का जो अपने को चाहिए, नीचे टोटल जो 10⁶ जो पार्ट है, इसको बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। ठीक है? तो या ऐसा बोल सकते हो पार्ट ऑफ टोटल गैस, या जिसमें से हम बात करें, किस में बात करें हम? हमारे केस में किस में बात करें? एयर के अंदर हो जाएगा। चलो लिख लो इसको। हो गया? चलो अब कुछ बेसिक चीजें हैं वो भी खत्म करते हैं। ध्यान रखना, सवाल आता है इसमें। हाँ हाँ, लिख लो आराम से लिखो। चलो नेक्स्ट पॉइंट, 1 मोल ऑफ, अब मोल सब बता रखा है मैंने एनवायरनमेंट में, समझ रहे हो ना? 1 मोल ऑफ एनी गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, अब तो पूरा लिख रहा हूं, आगे मैं एसटीपी लिख दूंगा इसको। समझ गए? एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? कितना लेके चलते हैं? जैसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और टेम्परेचर कितना लेके चलेंगे? 20 डिग्री सेल्सियस। ये भी ध्यान रखना है आपको। 1 मोल ऑफ गैस। अब कहता है ये कितनी ऑक्यूपाई करता है? ऑक्यूपाइज 22.6 लीटर। फिक्स है ये। किसी भी गैस का 1 मोल, समझ रहे हो, वो कितना ऑक्यूपाई करता है? कितना? 22.6 लीटर। फिक्स कर रखा है हमने। ये इसने बोला भाई ये कितना जो है वॉल्यूम कितना होगा उसका। अगर कोई गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, प्रेशर पे है, वो कितना ऑक्यूपाई करेगा, उसका वॉल्यूम कितना होगा? कितना वॉल्यूम होगा? 22.6 लीटर। याद रखना आपको, फिक्स है ये।
फिक्स होता है। चलो नेक्स्ट, अब कहता है 1 मोल ऑफ एनी अदर गैस, 1 मोल ऑफ एनी अदर गैस, 1 मोल ऑफ एनी अदर गैस at some different temperature and pressure, at some different pressure and temperature, 1 mole of any other gas at some different pressure and temperature occupies V liters। अब वो हमारे अलग होगा, अब ये नहीं है, यहाँ पे तो पता लग गया, इस पे अलग होगा। अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे वो फाइंड आउट करना सिखाऊंगा। उसने बोला कोई गैस थी, वो 1 मोल है उसका, जो नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल है उसका, वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे 22.6 लीटर ऑक्यूपाई करेगी। अगर वही गैस को, अगर मतलब सेम गैस भी हो सकती है या दूसरी गैस भी हो सकती है, दूसरी गैस जिसका टेम्परेचर फिक्स नहीं है, प्रेशर फिक्स नहीं है, वो क्या ऑक्यूपाई करेगा, वो कुछ और ऑक्यूपाई करेगा, उसका जो वॉल्यूम होगा वो अलग होगा। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे। चलो नेक्स्ट, अभी कैसे निकालते हैं, ये आइडियल इक्वेशन से बनाते हैं। PV इक्वल टू nRT, ठीक है, PV इक्वल टू nRT। अब n की वैल्यू 1 लेके चलेंगे, और यहाँ पे जो इक्वेशन बनती है अपनी ये होती है P1 V1 इक्वल टू डिवाइड बाय T1 इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाय में T2। ये ले R वैल्यू कॉन्स्टेंट लेके चलते हैं, R कॉन्स्टेंट होता है। अब इसको भी पूरे बताना पड़ेगा, उसको तो बोलते हैं अपना, कौन सा कॉन्स्टेंट होता है इसका नाम भूल गया मैं, R फ्लूइड में बहुत पढ़ा है यार, गैस कांस्टेंट बोलते हैं इसको। वो कांस्टेंट वैल्यू होती है इसकी फिक्स। n नंबर ऑफ मोल्स 1 लेके चलना है, P क्या है प्रेशर, V क्या है वॉल्यूम। तो इसने बोल दिया, इसी इक्वेशन से दो गैस को कंपेयर कर दिया। एक गैस वो जिसका फिक्स है सब कुछ, एक गैस वो जिसका फाइंड आउट करना है आपको। P1 मतलब उसका प्रेशर कितना होगा, 1 एटमॉस्फेरिक दे रखा है। V1 मतलब 22.6 लीटर। T1 टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में लेते हैं। ये सॉरी, ये तो है अपना फिक्स चीज़ें हैं जो, मतलब 273 जीरो। इसमें टेम्परेचर मैंने कितना लिया आपका, 1 मिनट, टेम्परेचर 0 डिग्री आएगा यार, 20 ले लिया ना, ये 0 डिग्री करो उसको। वो सोच रहा हूँ यार 0 डिग्री लेके चलते हैं, 273 लेके चलते हैं, 0 डिग्री कर लो उसको, ठीक है। तो अब ये देखो, अब इसको सोल्व करके देखते हैं। P1 V1 डिवाइड बाई T1, मतलब यहाँ पे देखो P1 क्या है प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक, वॉल्यूम कितना 22.6 लीटर, या मीटर क्यूब में करना कर सकते हो। T1 टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री, केल्विन में लेके चलते हैं। किस में लेके चलेंगे 273, पता है या बात आपको, केल्विन में 273 प्लस में टेम्परेचर हो जाता है। नेक्स्ट P2 क्या करना है, फाइंड आउट करना है। V2 फाइंड आउट करना है V2। P2 ये बता देगा किस प्रेशर, कितना प्रेशर है, डिफरेंट प्रेशर है कितना। T2 कितना होगा 273 प्लस टेम्परेचर बता देगा। अब आपको अदर प्रेशर और अदर टेम्परेचर देगा ना वो, मतलब P2 है कुछ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है आपको, 1 2 3 कुछ भी दे रखा है या वैल्यू दे रखी है। T2 मतलब कुछ अदर टेम्परेचर लाइक 10 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। अब कैसे होगा 273 प्लस में 10 कितना हो जाएगा 283। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, V2 वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये इक्वेशन लगती है सवाल सोल्व करने के लिए। अब एक सवाल कराता हूँ, समझ आ जाएगा सारा। तो इस इक्वेशन का ध्यान रखना आपको। चलो सोल्व करके दिखा दूँ, चलो जो बताया वो लिख ही लो। क्या क्या बनेगा, P1 क्या बताया मैंने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 इंटू P1 इंटू V1। V1 की वैल्यू कितनी है 22.6 लीटर, डिवाइड बाय में 273 इक्वल टू P2 दे देगा, V2 फाइंड आउट करना है, T1 273 प्लस में 3 डिग्री सेल्सियस। ये नोट कर लो इसको, ये सारी कहानी आ जाएगी। यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू निकाल लो। वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी, ऊपर ले जाओ उसको, 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस गुना में 22.6 भाग में 273 इंटू में P2। ये मेरी वैल्यू किसकी आ जाएगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ V2। ये वैल्यू आ जाएगी 273। चलो लिख लो इसको, हो गया। क्वेश्चन समझते हैं कैसा आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा, फिक्स सा क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन देता ही था। कन्वेंशनल में भी आ जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी आता है। चलो लिखो कुछ। हाँ n इक्वल टू 1 फिक्स लिया ना, n इक्वल टू 1 कर लिया 1 मोल के लिए। अरे वो मोल निकालने से बताया था आपको, जो रिएक्शन के आगे आते थे वो मोल वही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ 20 ppm of carbon monoxide at 20 डिग्री सेल्सियस
एंड 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना सवाल देगा, डेट पूछ लेगा। अब किस में फाइंड आउट करना है, इन माइक्रोन ग्राम पर मीटर क्यूब, इसमें फाइंड आउट करना है, करो। 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पूरा लिखोगे एटमॉस्फेरिक लिख लो, तरीका शुरू करो। हो गया, समझ आ गई। अब कोई भी यूनिट मान लो, कोई भी यूनिट मान लो, जैसे अच्छा मैंने आपको बेसिक बताई ये आपको। सबसे पहले क्या लिखोगे, 1 ppm किसके इक्वल होता है, 1 ppm किसका, कार्बन मोनोक्साइड। ऊपर क्या आएगा, 1 पार्ट ऑफ कार्बन मोनोक्साइड। 1 पार्ट मतलब कोई भी यूनिट ले सकता हूँ, क्या ले लूँ, मीटर क्यूब ले लूँ, क्योंकि माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है, इसमें ले सकते हैं। सो 1 मीटर क्यूब में कितने ग्राम होंगे कार्बन मोनोक्साइड के एट 20 डिग्री सेल्सियस और 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। समझ गई कहानी। क्वेश्चन क्या पूछा इसने क्वेश्चन पूछा है आपका जो कार्बन मोनोक्साइड का वेट कितना होगा, मतलब माइक्रोग्राम 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में कितने ग्राम होंगे, टेम्परेचर कितना होगा जब 20 डिग्री सेल्सियस, जब उसका वेट, जब उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी 20 ppm। ये सवाल है, सवाल समझ गए। सवाल बोल दिया उसने, कार्बन मोनोक्साइड की कंसंट्रेशन दे रखी है कितनी, 20 ppm है। वो आपने कार्बन मोनोक्साइड है 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया, 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे दिया, उसको निकाल लो माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, या बोल देगा ppb मतलब पार्ट पर बिलियन पूछ लेगा, तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो 10 की पावर 9 होता है, ये 10 की पावर 6 होता है, दोनों चीज ध्यान रखनी है आपको। तो मैं पहले लिख दूं यहाँ पे, ये सवाल आएगा कुछ भी आ सकता है, 10 की पावर 6 एंड बिलियन क्या हो जाएगा 10 की पावर 9, ये ध्यान रख लेना। सवाल आते हैं तो आगे जाके समझ नहीं आती है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब 1 मीटर क्यूब किसका होगा, गैस कौन सी कंसर्न गैस, कार्बन मोनोक्साइड। नीचे क्या आएगा 10⁻⁶ मीटर क्यूब ऑफ एयर, पूरी एयर होगी ना टोटल गैस के अंदर, कार्बन मोनोक्साइड की टोटल गैस के अंदर ये कंसंट्रेशन दे रखी है। चलो स्टार्ट करें। चलो सबसे पहले स्टार्ट करो, लिख लिया क्या, ये यहीं से स्टार्ट करो। 1 मोल ऑफ CO, 1 मोल ऑफ CO और क्या दे रखा है, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑक्यूपाइज कितना करता है, ऑक्यूपाइज 22.6 लीटर, ये बता दिया आपको। कोई भी गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे 22.6 लीटर ऑक्यूपाई करता है। अच्छा 1 मोल ऑफ CO एट डिफरेंट टेम्परेचर क्या दे रखा है आपको, 20 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस एंड 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ऑक्यूपाई करेगा, V लीटर करेगा। समझ गए, वही चीज मैंने लिख दी दोबारा से। चलो इक्वेशन लगाओ, लिख लिया तुमने। चलो इक्वेशन लगाओ, P1 V1 इक्वल डिवाइड बाय में T1, P2 V2 डिवाइड बाय में T2। अब P1 किसका है, प्रेशर कितना दे रखा है, P1 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, बताया था ना, 1 इंटू में 22.4, टेम्परेचर कितना 0 डिग्री मतलब 273, इक्वल टू P2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, अब 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वॉल्यूम निकालना है डिवाइड बाय T2, 273 प्लस में टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। सोल्व करो, V2 की वैल्यू निकालो। हाँ ये लो 22.6, गलती हो गई है तो। V2 की वैल्यू बताओ। इसका P2 की ना दे तो क्या, P2 ना दे तो ना देना ही पड़ेगा उसको, देना ही पड़ेगा भाई, ये तो नॉन चीजें हैं, नॉन है, फिर V2 दे देगा, इक्वेशन लगानी है तो। समझ गए, V की वैल्यू निकालो। आठ 8 ही आ रहा है क्या, चलो 8.08 लीटर, 8.08 लीटर आ गया। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 1 मोल ऑफ CO जो टेम्परेचर है जिसका 20 डिग्री सेल्सियस और 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसका वॉल्यूम कितना आ रहा है 8 लीटर। समझ गए बात। तो इसका मतलब उसने बोला 1 मोल ऑफ CO एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर प्रेशर कितना है 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर
3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑक्यूपाइज, कितना ऑक्यूपाई कर रहा है? 8 लीटर करेगा, 8.08 लीटर, 8.08 लीटर, समझ गए? अब 8.08 लीटर है, इसका मतलब 1 मोल ऑफ CO किसके इक्वल होता है? कितने ग्राम के इक्वल होता है? मास भी तो बताना है, मास किसके इक्वल होगा इसका? मास मतलब मोलिकुलर मास, मास कितना है? कार्बन कितना होता है? कार्बन का मोलिकुलर मास ये याद नहीं है तो फिर आगे सवाल कैसे होगा? कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, टोटल कितना हो गया? मतलब 28 ग्राम ऑफ CO एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑक्यूपाई द 8.8 लीटर। ये सारी कहानी आ गई। इसका मतलब आप लोग को निकालना क्या है? ग्राम पर मीटर क्यूब। कितने ग्राम है ये? 28 ग्राम, भाग किससे कर दूं? 8.08 लीटर से, ये वैल्यू आ गई। अब निकालने किसमें? मीटर क्यूब में निकालना है, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो। चलो अब वैल्यू निकालेंगे अपने को निकालनी वैल्यू माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में। सो वैल्यू कितनी आ गई इसकी? इसकी वैल्यू आ गई अपनी 1 मीटर क्यूब में निकालना है। अब 1 मीटर क्यूब में कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी? सो दिस इज 28 ग्राम भाग में 8.08 लीटर। लीटर को मीटर क्यूब में करो, 10 की पावर -3 ऊपर जाके 10 की पावर 3। ये तो आ गया अपना ग्राम पर मीटर क्यूब में। निकालने किसमें? माइक्रोग्राम में। 10 की पावर किसमें कर दूं? माइक्रोग्राम में किससे कन्वर्ट कर दूं? 10 की पावर 6 से गुना कर दो, ये माइक्रोग्राम आ जाएगा। वैल्यू सोल्व करो कितनी आ रही है। अभी एक चीज और रह गई है, धीरे धीरे स्टेप पे चल रहे हैं, पता लग जाएगा। एक सवाल बनना है भैया इससे, तभी करवा रहा हूं ये। कितनी वैल्यू होगी? 3.46 इंटू 10 की पावर 9, यही आ रही होगी। 3.46 इंटू 10 की पावर 9 आपकी। अरे यार इसको भाग कर लो भाई, इतना ही कर लो बस, ज़्यादा चक्रों में ना पड़ो। इंटू 10 की पावर 9 कर देता हूँ, करो इसको भाग करो। ये 10 की पावर 9 ही लिख दो ना, 10 की पावर 9 है तो ये 28 बटे 8.08 करो, कितनी आ रही है अब? अरे कहाँ 28 भाग में 8.08 करो। लेंदी ले गए 3.4। अब और क्या गलत तो नहीं लिखा मैंने? टोटल करने से क्या होगा? 10 की पावर 9 लिख दो, अभी तो वैल्यू निकालनी है। ये किस में आ गई वैल्यू? दिस इज माइक्रो ग्राम पर मीटर क्यूब। अभी तो 1 मोल की वैल्यू आई है, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना है पीपीएम में। 1 पीपीएम करा है ना, अब इस पे आ जाओ। 1 पीपीएम किसके इक्वल था? अब वैल्यू कितनी निकल गई अपनी? 3.46 इंटू 10 की पावर 9 किसकी आई है? एक पार्ट की वैल्यू आई है, ये मतलब 1 मोल की, समझ लो, एक पार्ट की। 1 मीटर क्यूब में है ना, एक पार्ट कितना आ गया? 3.46 इंटू 10 की पावर 9, भाग किससे करना पड़ेगा? 10 की पावर 6 से। भाग करो, कितनी वैल्यू आ गई? ऊपर कितना आ जाएगा? 3.46 गुना में 10 की पावर 3, किस में आ गई है? माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ये 1 पीपीएम की किसके इक्वल आ गया? अभी तो 1 पीपीएम हुआ है। अच्छा ये 1 पीपीएम की है, कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 20। अब 20 से और गुना कर दो, वैल्यू आ जाएगी। अब करना है 420 पीपीएम, 420 पीपीएम वैल्यू का सोल्व करो। 20 गुना में 3.46 गुना में 10 की पावर 3, सोल्व कर लो, कितनी आ रही वैल्यू? टोटल वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू कितनी आ जाएगी? 69880 माइक्रो ग्राम पर मीटर क्यूब। ये लो, समझाइए। अब ये क्वेश्चन आता है भैया, ये गेट का क्वेश्चन आएगा, ये ईएससी में आ जाता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप बन जाता है, ये कन्वेंशन बन जाता है। अब ये सवाल आते हैं तो करवाने तो पड़ेंगे, समझ रहे हो बात? तभी आज ये क्लास ली है इसकी, समझ गए? क्या ये लो यार, जो भी कर लो, ये लो बताओ। 69200। अब ठीक है। अरे वो तो कैलकुलेशन मिस्टेक है, मैंने ज़्यादा बस डेसिमल लेके कर रखा है बस। आप पूरी लेके चलना, 3 तक लेके चलना कम से कम, ये मैंने जल्दी में करवा दिया आपको। हाँ चलो आगे समझ में, कुछ कराने की जरूरत है क्या?
लो दोबारा देख लो। अब ये बोला इसने बोला कार्बन मोनोऑक्साइड है आपका, जो गैस की मैं बात कर रहा हूँ, जो कंसर्न गैस है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 20 ppm, किस पे, एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है। अब इन सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करना है आपको, समझ गए, इन सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करना है किसमें, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, इतना सा क्वेश्चन आएगा। इसको अब ये सारे स्टेप लगाने सेम टू सेम, समझ गए, पूरे अच्छे से आ जाना चाहिए। इसका एक एक लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गेट में डायरेक्ट आने क्वेश्चन, समझ गए। तो मैंने स्टार्ट किया, मैंने कहा कहानी आपको पहले बताई, 1 ppm होता क्या है। ये 1 ppm होता है, एक पार्ट ऊपर 10⁶ पार्ट नीचे टोटल गैस के। अब मेरे को क्योंकि सबसे पहले 1 ppm के इक्वल तो लेना पड़ेगा ना, तभी तो 20 ppm कन्वर्ट होगा, इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, समझ गए। नेक्स्ट बताया मैंने 1 मोल ऑफ CO एट STP एंड ऑक्यूपाइज कितना करेगा। अपने को पता है कोई भी गैस है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कितनी ऑक्यूपाई करती है, 22.6 लीटर ऑक्यूपाई करती है। मैंने कहा 1 मोल ऑफ CO एट डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट कितना 20 डिग्री सेल्सियस और 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कितना ऑक्यूपाई करेगा, 20 लीटर करेगा। अब ये सारी आइडियल इक्वेशन से कैसे करेंगे, फाइनल करेंगे PV इक्वल टू NRT से, P1 V1 इक्वल टू T1 डिवाइड बाई T1 इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाई T2। ये होता है जो नोन है, नोन मतलब प्रेशर कितना 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लीटर कितना 22.6, T1 कितना 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273। इसके बाद P2 की वैल्यू कितनी 3, V2 की वैल्यू निकालनी है 273 प्लस में 20 आ जाएगा। उसके बाद V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8.0 लीटर, 8 लीटर आ गई। अब ये कहता है 1 मोल ऑफ CO एट 20 डिग्री सेल्सियस और 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, 8 लीटर ऑक्यूपाई कर रहा है। मैंने लमसम बोल दिया 8.08 लीटर। उसके बाद बोला कहता है ये 1 मोल किसके इक्वल है 28 ग्राम। निकालना क्या था ग्राम पर मीटर क्यूब। अब ये ग्राम पता लग गया, 28 ग्राम भाग कर दिया किससे, लीटर से। अब वैल्यू चाहिए किसमें, मीटर क्यूब में चाहिए। अब इसको कन्वर्ट करो, लीटर को किसमें करोगे, मीटर क्यूब में। लीटर को मीटर क्यूब में किया, ऊपर आगे कितना आ गया 10⁹ आ गया। अब वैल्यू निकल गई माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। अब कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना है 20 ppm को। अब ये 1 ppm किसके इक्वल आएगा, अब 1 ppm को सोल्व करेंगे। 1 ppm होगा, ऊपर 1 पार्ट आ गया, 1 पार्ट को भाग कर दिया 10⁻6 से। वैल्यू सोल्व करिए कितना आ गया 3.46 इंटू 10⁻3 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब 1 ppm की। 20 ppm की कितनी होगी, गुना करो आंसर पाओ, समझ गए। अब लग तो छोटा सा है, सवाल देखो ऐसे ही लगेगा। अब ये स्टेप आपको याद करने पड़ेंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक है आज का, इतना ही करेंगे, ये टॉपिक खत्म करते हैं बस। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। इसमें सवाल आता है एक सवाल इसमें पूछ ले, मतलब ये जरूरी नहीं है हर बार आएगा, हो सकता है पहले वाले में से उठा ले, हो सकता है दूसरे वाले में उठा ले, हो सकता है तीसरे वाले में। ये तीसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेगा, तीसरे ऑब्जेक्टिव के लिए। मतलब मैं आपको टाइप्स बता रहा हूँ भाई, इसमें से एक सवाल बन सकता है, उसमें से एक बन सकता है, इसमें से एक बन सकता है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। फर्स्ट है सस्पेंडेड क्या बोलते हैं इसको, पर्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, इसको दिस इज SPM बोलते हैं, दिस इज प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, ठीक है। तो लिखो इसके बारे में। अब ये कौन कौन से हो सकते हैं, ये सॉलिड पार्टिकल होते हैं, डस्ट स्टॉर्म हो गया, लिक्विड भी फॉर्म में हो सकता है, मिस्ट एंड फॉर्म, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, और प्रॉब्लम करते हैं ब्रीथिंग में। ये सारी कहानी है, इसके लिए पढ़ लेते हैं। देखो दीज आर द सॉलिड पार्टिकल्स, दीज आर द solid particles like dust, smoke, these are the solid particles like dust, smoke foam लिख लेना, smoke foam and liquid। अब लिक्विड में होती है लिक्विड लाइक मिस्ट एंड फॉग, मिस्ट एंड फॉग। फर्स्ट पॉइंट है इसका। सेकंड पॉइंट, these are released from the burning of fossil fuel, these are released from the burning of fossil fuels, garbage and dust storm। Next, they affect breathing,
respiration, they affect breathing, respiration, causes cardiovascular disease, causes cardio मतलब हार्ट समझ रहे हो ना, cardiovascular disease, cardiovascular disease, lungs problem, और एंड स्टिल बर्थ क्या होता है पता है क्या? स्टिल बर्थ, अरे स्टिल बर्थ यार, चीज पे स्टील रोड कहाँ से ले आए? पढ़ तो लो भाई। स्टिल बर्थ क्या होता है? पढ़ो उसको। मैं कहाँ स्टील कहाँ से आ गया? इसमें स्टील है क्या कहीं? अरे तो सोच तो लिया करो बोलने से पहले। चलो हो गया। देखो इधर क्या बताया मैंने, दीज आर, ये क्या है? ये दो डायरेक्ट पूछ लेगा सॉलिड पार्टिकल है या लिक्विड पार्टिकल है, ये दोनों है। किस किस की वजह से? पहला सॉलिड पार्टिकल्स की वजह से। सॉलिड पार्टिकल कौन सा हो गया? डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, इसकी वजह से। नेक्स्ट है लिक्विड। लिक्विड कौन सा है? मिस्ट मतलब मॉइस्ट, नाम से पता लग रहा है मॉइस्ट फॉर्म होती है जो, जैसे लिक्विड की और एयर जब मिक्स करती है तो मॉइस्ट फॉर्म हो जाता है, मॉइस्चर सा आ जाता है। और फोग, इसको बोलते हैं लिक्विड फॉर्म। इससे सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं, इसके क्या हो गए? सोर्सेज हो गए सारे। नेक्स्ट बताया दीज आर रिलीज फ्रॉम दी, कैसे रिलीज होते हैं? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल और गार्बेज एंड डस्ट स्टॉर्म। ठीक है, समझ गए बात? मतलब कोल का जलने की वजह से, गार्बेज की वजह से, डस्ट स्टॉर्म की वजह से। डस्ट स्टॉर्म मतलब जो मिट्टियाँ उड़ती हैं, डस्ट जो उड़ता है। नेक्स्ट बताया दे इफेक्ट, दे किस पे इफेक्ट करेगा? ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत होगी। रेस्पिरेटरी में कोज क्या करेगा? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होगी, जो हार्ट की डिजीज होती है। नेक्स्ट लंग प्रॉब्लम देगा। नेक्स्ट स्टिल बर्थ, मतलब बच्चे मरे हुए पैदा होंगे। स्टिल बर्थ समझ गए? ये नहीं है स्टील लगा दो उसमें, तो स्टिल बर्थ इसको बोलते हैं। चलो लिख लो इसको, हो गया। नेक्स्ट सेकंड है ऑक्साइड ऑफ सल्फर, लिख लिया ना? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। सर स्टील की रोड लगा दो उसमें। अरे स्टील कहाँ से ले लूँ? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, SO2 लिखो इसमें भी। अभी सारे एक क्वेश्चन पूछ लेगा कुछ भी, ठीक है? पहले पूछ लेगा सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर लिक्विड फॉर्म में होता है कि सॉलिड में? दोनों में होता है। कौन कौन सी फॉर्म है ये पूछ लेगा। इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं ये तो आता ही आता है एक सवाल। तो एक सवाल तो ना, एक नंबर में सवाल आएगा। जैसे अब क्या होता है, कुछ टॉपिक फिक्स हैं, वही यहाँ से जैसे मान लो कई बार पूछ लेता है फ्लूइड मैकेनिक्स की क्या बोलते हैं, एजम्पशंस पूछ लेता है, क्या एजम्पशन लेके चलते हैं, समझ लो। ऐसे ही कुछ एयर पोल्यूशन का फिक्स पार्ट है, मतलब थ्योरेटिकल पार्ट, जिसमें से एक सवाल पूछ लेता है। सेकंड, it is colorless gas, it is colorless gas having taste threshold of 0.3 ppm. It is colorless gas having taste threshold of 0.3 ppm. It is released, second point, it is released due to combustion of, it is released due to combustion of oil and coal in power station, third point है it affects breathing, respiratory problems, it affects breathing, respiratory, breakdown of lungs, सेम आएंगे सारे, breakdown of lungs, cardiovascular disease, cardiovascular disease, और क्या रह गया? cause bronchial spasm, समझ गया ना? खांसी वगैरह होती है ना, जो इरिटेशन होने लग जाती है, जो ब्रोंचिटिस, जो अपनी छाती में इन्फेक्शन है। इट इज सडन ब्लॉकेज
ये चोकिंग ऑफ वॉल्स, इट इज सडन चोकिंग ऑफ ब्रोंचिटिस, चोकिंग ऑफ ब्रोंचिटिस, जो मतलब छाती में इन्फेक्शन होता है ना वो सारा इसकी वजह से होता है। चलो नेक्स्ट, इसमें कुछ नहीं बताया, कलरलेस गैस है, इसमें टेस्ट आ जाता है जब इसकी वैल्यू 0.3 ppm हो जाए एटमॉस्फेयर के अंदर। एटमॉस्फेयर में पहली बात तो होनी नहीं चाहिए, अगर एटमॉस्फेयर में 0.3 ppm होगी तो उसमें टेस्ट आ जाएगा। वैसे क्या है, दिस इज कलरलेस गैस, समझ गए। जैसे यार कोई गैस है उसकी वजह से टेस्ट आने लग गया, आपको पता लगे वो गैस की वजह से आ रहा है, उसकी वैल्यू 0.3 ppm से बढ़ गई, इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड आ गया, तो वो वैल्यू उसको बताया इट इज रिलीज ड्यू टू द कंबशन ऑफ ऑयल। किसकी वजह से होती है, जब ऑयल जलना हो या कोल जलता हो पावर स्टेशन के अंदर। नेक्स्ट बताया किस में इफेक्ट करता है, वो सारी बीमारियां चिपकानी है जो पहले चिपकाई है सारी। नेक्स्ट बताया चोक कर देगा, किसको, छाती को चोक कर देगा। नेक्स्ट हो गया। तीसरा, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन कौन कौन से हैं, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें लिखो। इट इज कलरलेस, it is colorless, it is colorless, tasteless, odorless, tasteless, odorless, it is colorless, tasteless, odorless at atmospheric concentration, at atmospheric concentration. It is evolved due to, it is evolved due to combustion of coal, oil, combustion of coal, oil and fossil fuel. It is evolved due to combustion of coal, oil and fossil fuel. एग्जाम्पल होता है, जैसे एग्जाम्पल बताऊँ थोड़ा सा, जैसे यार रेड लाइट है, रेड लाइट मतलब जाम कर लग गया, जाम लग गया तो ज़्यादातर व्हीकल क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं या बंद होते हैं, स्टार्ट होते हैं, तो वहाँ से धुआं निकल रहा होगा, पार्शियल कंबशन हो रही होती है। जब पार्शियल कंबशन होती है तो क्या क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ता है वो, समझ गए। कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है उस टाइम, तो जो गैस निकलती है वो क्या होती है, वो होती है कलरलेस, टेस्टलेस, ओडरलेस, बट नुकसान कर रही होती है वो, समझ गए। कार्बन मोनोऑक्साइड, अब दो टाइप की गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कंप्लीट कंबशन, पूरी तरह कंबशन होने के बाद जो गैस निकलती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड, जो हाफ कंबशन के बाद निकलती है उसको क्या बोलते हैं, CO, जो नुकसान करती है अपने, समझ गए। चलो नेक्स्ट लिखो, अब लिखेंगे इट लीड्स टू द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, इट लीड्स टू द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, इट लीड्स टू द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन, कंबाइन किससे कर जाती है, combines with hemoglobin, combines with hemoglobin and may lead to the death, and may lead to the death. Next, may lead to the death, ऐसे बनाएगा क्या, वो भी देख कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। एंड ऐसा करो थोड़ा सा, इसको एक बार इसके आगे एक लाइन और ले देते हैं, हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एंड लीड्स टू द डेथ, एंड लीड्स टू द डेथ। नेक्स्ट क्या क्या होगा इससे, इट रिजल्ट्स इन हेडेक, इट रिजल्ट्स इन हेडेक, नोजिया, डिजीनेस, ये सारी बीमारी हैं। इट रिजल्ट्स इन हेडेक, नोजिया, डिजीनेस, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ये लिख लो, ये सारा कुछ लिख लो, हो गया।
कुछ नहीं बताया इसमें, वो सारी कहानी बताई थी आपको। हेडेक होता है, डिजीनेस होता है, ये सब जो चल रहा है ना इन्वायरमेंट में, जो पोल्यूशन है उसकी वजह से नुकसान होते हैं, वो सारा कुछ बता दिया आपको। चलो नेक्स्ट बताओ, लिखो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। कितने हो गए? 3 हो गए। चौथा लिखो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये तो बता भी रखे हैं, नाइट्रेट और कौन सी थी, नाइट्राइट, नाइट्रोइट, समझ गए। वो ब्लू पे भी डिजीज होती है, बता रखे हैं ना, मेथोमोग्लोबिनामिया, याद है कि भूल गए? चलो लिखो इसमें, इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। इट इज रेडिश ब्राउन, it is reddish brown in color and highly reactive at threshold of 0.2 ppm। 0.2 ppm होने का ये हाईली रिएक्टिव होती है ये गैस। नेक्स्ट, इट इज एमिटेड फ्रॉम हाई टेम्परेचर। इट इज एमिटेड from high temperature, it is emitted from high temperature combustion, high temperature combustion in thermal plant, combustion in thermal plants। थर्मल प्लांट में जो हाई कम्बशन होती है ना, मतलब हाई हीट पे जो बर्न होते हैं, उससे जो रिलीज होती है वो नाइट्रोजन रिलीज होती है। नेक्स्ट लिखो NO। अब NO plays a important role, in, कौन सा बोलते हैं उसको, ट्रोपोस्फीयर बोला था क्या, रोल इन ओजोन फॉर्मेशन। ओजोन फॉर्मेशन में क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब ये थोड़े दिन में पता क्या होगा, पढ़ोगे ना तो उसको नो पढ़ोगे आप, नो प्लेज आ इंपॉर्टेंट रोल इन ओजोन फॉर्मेशन, समझ रहे हो। इसको लिख लो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 NO3, समझ गए, पक्की बात है। ये लो, ये लगा रहा हूं, ठीक है, आप लिख लो अपना। नेक्स्ट, इट कंबाइंस 3 लाख टाइम्स फास्टर। इट कंबाइंस 3 लाख टाइम्स, it combines 3 lakh times faster than oxygen with hemoglobin। हीमोग्लोबिन से रिएक्ट कर जाती है हीमोग्लोबिन। इट रिजल्ट्स इन, हो गया इतना। नेक्स्ट, कितना पॉइंट हो गए इसके, 1 2 3 4 5वां पॉइंट लिखो इसमें। इट रिजल्ट्स इन, अब जो बीमारी बताता है वो लिखवा रहा हूं। इट रिजल्ट्स इन एस्फाइसेशन। मतलब क्या होता है इसका, अब वहां पे यही वर्ड लिखा मिलेगा आपको। और सफोकेशन, कई बार देखते हैं सांस घुटता है अपना, सफोकेशन इसको बोलते हैं, चोक हो जाता है, मतलब सांस प्रॉब्लम होती है सांस लेने में, उसको एस्फाइसेशन बोलते हैं। किसकी वजह से होती है, नाइट्रोजन की वजह से, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की वजह से। नेक्स्ट लिखो NO2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आई इरिटेशन। आईज में जो इरिटेशन होती है इसकी वजह से होती है। और नेसल इरिटेशन, एंड नसल जो नाक से रिलेटेड है, नसल इरिटेशन, नेसल ड्रॉप नहीं होती जैसे नोज में जो इरिटेशन हो जाती है जो। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट may lead to the swelling, may lead to the swelling। हो गया। अब वो आपको बात यहीं पे बता दूं, जो ओजोन है, मतलब ओजोन की फॉर्मेशन करती है किसमें, ओजोन की फॉर्मेशन अगर ट्रोपोस्फेयर में होती है, क्या बताया था आपको, तो वो नुकसानदायक है। अगर स्ट्रेटोस्फेयर में होती है तो क्या होती है, बेनिफिशियल है, क्योंकि वो ओजोन लेयर यूवी रे से बचाएगी, वो सबको ध्यान का। चलो ये सारी कहानी भी होगी। अब क्या रह गया, अब उसका फॉर्मेशन कौन करती है, नॉक्स करती है।
ओजोन की फॉर्मेशन नॉक्स करती है ये नाइट्रोजन कंटेंट, अभी लिखवाया ना, NO प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन ओजोन फॉर्मेशन। अब NO की जो NO क्या करती है, ओजोन की फॉर्मेशन करती है, या तो ट्रोपोस्फीयर में करेगी या स्ट्रेटोस्फीयर में करेगी। ट्रोपोस्फीयर में क्या करेगी, नुकसान करेगी, तो स्ट्रेटोस्फीयर में क्या करेगी, बेनिफिशियल करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। चलो लिखवाने की जरूरत तो है नहीं है। नेक्स्ट रह गया अपना, एक रह गया लास्ट, एक और लिख लो, खत्म करते हैं इसको। कितने हो गए, 4, 5वां लिखो, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स HC, these are being released from the exhaust of automobile, from the exhaust of automobile, exhaust of automobile. They lead to the irritation of eye, they lead to the irritation of eye and respiratory system, respiratory system. नेक्स्ट, अब इसके अंदर वो भी लिखना है आपको, नोट डाल के पॉइंट लिखो। in order to identify and quantify the air quality, in order to identify and quantify the air quality in a particular area, इसको क्या बोलते हैं, इस टर्म्ड एज, क्या बोलेंगे इसको, AQI, बताया ना आपको, टर्म्ड एज AQI। उसमें हाइड्रोकार्बन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं, समझ गए बात, जो कितने हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट हैं किसके अंदर, एटमॉस्फेयर में, किसी पर्टिकुलर एरिया में, उसको क्या बोलते हैं, AQI। अब हिसार का AQI दिवाली के बाद 391 था, समझ रहे हो, वो AQI मतलब उसमें हाइड्रोकार्बन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट किया जाता है, तो AQI बोल देंगे इसको, ठीक है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बोलते हैं इसको, समझ गए बात। तो हाइड्रोकार्बन क्या बताया, दीज आर बीइंग रिलीज फ्रॉम दी, जो ऑटोमोबाइल से जो एग्जॉस्ट निकलता है, मतलब जो धुआं निकलता है उससे, उसको उसके कारण जो क्या रिलीज होता है, उसमें हाइड्रोकार्बन रिलीज होता है। दे लीड टू द इरिटेशन ऑफ आई और रेस्पिरेटरी सिस्टम, दोनों करेगा। अब वो दिवाली पे क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स स्पेशली फाइंड आउट करते हैं, तो नाम फेमस भी है, तो ये आपको ध्यान रखो। चलो लोग, उसको बहुत है, टॉपिक खत्म हो गया आपका।